बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, हम इंसानों की एक आदत होती है कि हम हमेशा तरक्की करना चाहते हैं। हम जो कल थे वो आने वाले कल में नहीं होना चाहते और इसलिए अपने वर्तमान में, अपने आज में हम मेहनत करते हैं, जानकारियाँ हासिल करते हैं और यही सब कुछ करते हैं हम कृषि जगत में भी। जानकारियाँ हासिल करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अच्छी फसल प्राप्त कर सके, ज़्यादा लाभ कमा सके। नई तकनीक, नए प्रभेद, उनके सही उपयोग की जानकारी मिलती है हमें कृषि समाचार में। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से करें मुक्त। अनुदानित दर पर 5 गाय की मिनी डेयरी के लिए करें आवेदन। मटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं DDR 23। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से पूर्ण रूप से मुक्त करें और जरूरत पड़े तो फसल बोने के 1 से 2 दिन के अंदर शाकनाशी का उपयोग करें। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अनुदानित दर पर 5 गाय की मिनी डेयरी सहित अन्य योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक लाभुक 25 सितंबर तक जिला गव्य विकास कार्यालय गढ़वा में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा। पशुपालक भाई मौसम के अनुकूल पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए अपने पशु को टीका अवश्य लगवाएं। बरसात के मौसम में बकरियों में PPR बीमारी होने की संभावना होती है, जिसे टीका लगाकर बचाया जा सकता है। साथ ही गाय, भैंस और सूकर को भी बरसाती बीमारियों से बचाव के लिए टीका लगवाएं। बरसात के मौसम में अभी जो समय है, इस समय बकरियों में PPR होने की संभावना काफ़ी अधिक है। इसका टीकाकरण आप अवश्य करा लें। साथ ही साथ इंटोरोटॉक्सीमिया एक बीमारी होती है बकरियों में, इसका भी टीकाकरण करके इसका बचाव कर सकते हैं। गाय भैंस में अगर जो बीमारियां बरसात के मौसम में HS, BQ और FMD, HS या गला घोंटू कहते हैं, BQ लंगड़ी बुखार और FMD को खुरहा बीमारी कहते हैं, तो इसका टीकाकरण करने। अगर जो सूकर पालन से जुड़े हैं तो सूकर पालन में स्वाइन फीवर और FMD ये 2 टीकाकरण करके बरसात के मौसम में जो बीमारियां होती है उससे आप बच सकते हैं। मटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में DDR 23, पूसा प्रभात, मालवीय, मटर 15 लगाएं। मटर की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। मटर की खेती मध्यम जमीन में करें जहां पानी का जमाव नहीं होता है। किसान भाई रोपा धान में निकाई गुड़ाई के लिए पैडी वीडर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है फूल गोभी या पत्ता गोभी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के बारे में। फूल गोभी या पत्ता गोभी की खेती कर रहे किसान अपनी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के लिए 3 प्रकाश ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। इसके लिए 1 एकड़ खेत में 3 अलग अलग स्थानों पर बाल्टी में पानी भरकर रखें और उसके ऊपर बल्ब जला दें। इससे 3-4 दिनों में अधिकांश वयस्क कीट मर जाएंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। समन्वित कृषि प्रणाली यानी कि एक ही स्थान पर कई तरह के फसल, मेहनत कम और लाभ ज्यादा। कैसे लाभ उठाएं समन्वित कृषि प्रणाली की, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज हम बात करेंगे समेकित कृषि प्रणाली के बारे में और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर नेहा राजन। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या। आज हम लोग बात कर रहे हैं समेकित कृषि प्रणाली पर। तो समेकित कृषि प्रणाली टिकाऊ कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कृषि के विभिन्न अवयव जैसे कि मवेशी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन, फसल उत्पादन, केचुआ खाद उत्पादन, मशरूम उत्पादन आदि सभी को एक साथ समायोजन करके और इस प्रकार समायोजन करते हैं जिससे कि जो उपलब्ध संसाधन है उसकी क्षमता, उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि की जा सकती है। और ये जितने भी अवयव होते हैं जिनका हम लोग चयन करते हैं समेकित कृषि में, ये सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं। और अगर हम लोग झारखंड प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लघु व सीमांत किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में जो समेकित कृषि प्रणाली है वो काफ़ी ही लाभप्रद सिद्ध होती है। और किसान भाई से ये हमारा आग्रह है कि जब भी समेकित कृषि प्रणाली वो अपनाएं तो अपने आसपास के संसाधनों को देखते हुए और उसकी उपलब्धता को देखते हुए उसका चयन करें। तो उसके लिए उससे क्या होगा कि इनकी जो कृषि की लागत है उसमें कमी आएगी और साथ ही जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि की जा सकती है। हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि इसके घटक कौन कौन से हैं। हाँ, समेकित कृषि में कई सारे घटक होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इसमें अपने आसपास में उपलब्ध जो संसाधन है उसी के हिसाब से हम लोग घटक का चयन करते हैं। तो अभी जो सबसे मुख्य घटक होते हैं उसमें कुछ घटक का हम एक एक करके विवरण देते हैं। जैसे कि पशुपालन में किसान भाई यहाँ पे जैसे 2 गाय से शुरू कर सकते हैं या 10 बकरी से शुरू कर सकते हैं। तो जो गाय पालन या बकरी पालन हम लोग करते हैं उसके जो अवशिष्ट होते हैं उससे जो वेस्टेज निकलते हैं उसका उपयोग हम लोग खेती में कर सकते हैं, सब्जी उत्पादन में कर सकते हैं, साथ ही मत्स्य पालन में भी कर सकते हैं, केचुआ खाद उत्पादन में कर सकते हैं। तो एक जो उद्यम है उसके अवशिष्ट को हम लोग दूसरे जो उद्यम है उसकी उत्पादकता में वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं। तो ये एक घटक हुआ। दूसरा घटक जैसे कि मत्स्य पालन हुआ। हम लोग ऐसा बोलते हैं जब भी समेकित कृषि पालन का बात करते हैं या मॉडल की बात करते हैं तो जितना हमारा क्षेत्र होता है उसका 10वां हिस्सा में हम लोग को मत्स्य पालन करना चाहिए या तालाब बनाकर उसमें मछली पालन करना चाहिए। मछली पालन कर साथ साथ आप बत्तख पालन भी कर सकते हैं साथ में उसका घर बनाकर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक तालाब बनाए, तालाब में हम कई तरह की मछलियाँ पाल सकते हैं जो ऊपरी सतह पे रहती हों, जो मध्यम सतह पे और जो निचली सतह पर, 3 तरह की मछलियाँ इसमें पालन कर सकते हैं। साथ ही उसमें बत्तख पालन आप कर सकते हैं। बत्तख पालन में आप इससे क्या होगा कि बत्तख पालन के करने से कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो मछलियों को बहुत अच्छे से होगा और उनका विकास अच्छे से होगा। साथ ही बत्तख जो हानिकारक कीट होते हैं तालाब में उनको वो भक्षण करते हैं जिससे कि मछलियों में जो बीमारियां होती वो रुक जाती हैं, उनका नियंत्रण हो जाता है। तो इस तरह से बत्तख पालन से मत्स्य पालन को लाभ मिल जाता है। और मत्स्य पालन के बाद अगर हम साथ में उसके अगर फसल की बात करें तो धान की खेती हम लोग करते हैं। जनरली झारखंड में धान सबसे ज़्यादा एरिया में लगाते हैं, तो धान की खेती ज़रूर करते हैं किसान। और अगर फसल उत्पादन की बात करें तो 10 से 40
प्रतिशत जो क्षेत्र होता है अपना टोटल क्षेत्र का, उसमें हम फसल उत्पादन कर सकते हैं। अब तालाब के बगल में या बत्तख पालन के बगल में हमारा धान का खेत है, तो धान अगर हम पंक्तिबद्ध लगाते हैं तो उसमें बीच में बत्तख को छोड़ दिया जाता है, तो वो पंक्तिबद्ध चलते हैं और उससे क्या होता है, निकाई गुड़ाई बहुत अच्छी से हो जाती है और साथ ही खरपतवार का भी नियंत्रण हो जाता है। तो इससे बत्तख पालन से आपको धान के खेत में भी लाभ हो जाता है और बत्तख को भी लाभ मिलता है। तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। इस प्रकार फसल उत्पादन में हम लोग फसल विविधीकरण का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर धान की खेती कर रहे हैं उसके बाद आप किसी दलहन की खेती करें या तिलहन की खेती करें, तो ये फसल उत्पादन और जो अपशिष्ट होते हैं उसका उपयोग हम लोग फसल उत्पादन में करते हैं। इसके बाद आती है चारा फसल की बात। चूँकि हम लोग मवेशी पशुपालन कर रहे हैं, तो जो हम लोग का टोटल क्षेत्र है समेकित कृषि का, उसका 20वां हिस्सा 20% जो भाग होता है उसमें हम लोग चारा उत्पादन कर सकते हैं। चारा उत्पादन में आप बरसीम लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं, जई लगा सकते हैं। इन सब का खेती करके सालों भर मवेशी के लिए हरा चारा का व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद आती है फसल ये बागवानी फसल की बात। तो हम लोग जो बाज़ार की डिमांड को देखते हुए अपना फसल का सब्जी फसल का चयन करके उसका सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही फूल उत्पादन भी कर सकते हैं। जो 10वां हिस्सा होता है टोटल क्षेत्र का 10वां हिस्सा, उसमें फूल उत्पादन कर सकते हैं। फूल हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं, ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं या फिर शेडनेट में भी कर सकते हैं। ओपन फील्ड में आप गेंदा या ग्लैडुलस की खेती कर सकते हैं। दूसरा जो शेडनेट है उसमें आप जरबेरा की खेती कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग फूल उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद जैसे कुक्कुट पालन की बात करते हैं। कुक्कुट पालन में मुर्गी या बत्तख आप पाल सकते हैं। मुर्गी पालन के लिए देसी हो या ब्रॉयलर हो, दोनों ही आप ले सकते हैं। और इसका जो अपशिष्ट होता है वो तालाबों में हम लोग उपयोग कर सकते हैं या खेतों में डाल सकते हैं, जिससे कि खेतों की उपज क्षमता बढ़ती है और तालाब में भी मछलियों का विकास अच्छे से होता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग केचुआ खाद उत्पादन की बात करते हैं। जो हमारे गोबर मवेशी से मिलते हैं उसका हम लोग केचुआ खाद उत्पादन कर सकते हैं और केचुआ खाद फिर जो तैयार होगा उसका हम लोग फसलों में व्यवहार कर सकते हैं। इसी प्रकार से मशरूम एक बहुत महत्वपूर्ण घटक हो जाता है यहाँ के इस प्रदेश के क्षेत्र में, क्योंकि जो मशरूम उत्पादन करके बहुत सारे किसान 2 से 3 गुना लाभ कमा सकते हैं और ये एक बहुत छोटे से यूनिट के रूप में तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑयस्टर मशरूम या ठंडे के समय में जो बटन मशरूम है उसको भी ले सकते हैं। तो जो धान से हमें पुआल मिलता है उसका हम लोग कंपोस्ट बना के उसमें हम लोग मशरूम भी लगा सकते हैं। जब भी किसी समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं तो एक अपने आसपास के संसाधनों को देखते हुए उसके घटक का चयन करना चाहिए और 6 से 7 घटक चयन करें किसान भाई, और एक साथ एक किसी घटक में पैसा इन्वॉल्व ना करें, स्टेज बाय स्टेज उसमें पैसे लगाएं। और साथ ही हम लोग ये देखते हैं कि जो इसमें समेकित कृषि प्रणाली से लाभ है कि इसमें क्या होता है कि सालों भर आय का सोर्स बना रहता है, क्योंकि अलग अलग तरह के हम लोग घटक लेते हैं इसमें। और साथ ही इसमें क्या होता है कि जो हमारी बाज़ार पे ये निर्भरता है वो कम होती है। तो इसलिए समेकित कृषि प्रणाली यहाँ के क्षेत्र के लिए काफ़ी ही उपयोगी है और अपने लागत को कम करने के लिए, साथ ही अभी का जो समय है जैविक कृषि की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। पशुपालन इसका मुख्य घटक होता है, तो वो अपनाकर हम लोग जैविक खेती की ओर भी मूव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी कि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अरे ओ सालू की माँ, आई जी आई, बस हो गया। अरे जल्दी करो, बहुत काम है। लीजिए, आपको तो हर समय जल्दी ही रहता है। अरे बाबा, आज खेतों की जुताई भी करनी है और कई जगह फसलों पर दवा का छिड़काव भी करना है, समझी? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक ठीक। ठहरो बाबा, जरूरी चीजें तो भूले ही जा रहे हो। जरूरी चीजें? अरे पगली, सब कुछ तो ले ही लिया है। ये रहा कीटनाशी, ये रही मशीन और ये रहा भोजन। और ये दस्ताना, मास्क और ये चश्मा। धत पगली, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए? हाँ रामधन भैया, सालू ठीक कह रही है। जहरीले कीटनाशी के इस्तेमाल से पहले पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके छिड़काव से पहले शरीर को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, खास करके नाक, मुंह, आँख, ताकि विषैले कीटनाशी का दुष्प्रभाव
हमारे शरीर पर ना हो। हाँ, भोजन को कीटनाशी से हमेशा दूर ही रखना चाहिए। बाबा तुम चलो, मैं भोजन लेकर खेत पर आ जाऊंगी। अरे रामधन भैया, बिटिया तो बहुत समझदार है। आखिर किसान की बेटी जो हूँ चाचा। हमारे पशुधन में कई तरह की बीमारियां लगती रहती है और जैसी बीमारी हो उनका इलाज भी वैसे ही करना पड़ता है। अगर सूकरों में जीवाणु जनित बीमारी लग गई हो तो कैसे करें इलाज? सूकर पालक किसानों के लिए ये जानकारी। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे सूकरों की होने वाली प्रमुख बीमारियां और उनके बचाव के संदर्भ में। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यायन के वैज्ञानिक डॉक्टर भरत महतो साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप बताएं किसान भाइयों को कि सूकरों में होने वाली प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी है? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, झारखंड में अगर ये मांस उत्पादन की बात करें तो सूकर का व्यवसाय एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और सूकर का व्यवसाय जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा उद्योग का दर्जा ले सकता है। क्योंकि सूकर में जैसे हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हमारे झारखंड में सूकर के कई प्रजातियाँ इस मामले में किसान लोग पालते हैं। और विशेष करके जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई झारसूक नस्ल की जो सूकरें हैं, ये बहुत ही किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं और ये गांव-गांव में काफ़ी फैल चुका है। तो किसान भाइयों, इन सबों का व्यवसाय तो फ़ायदेमंद है ही, साथ साथ इसमें क्या रहता है कि इसको अधिक लाभान्वित होने के लिए, किसानों को अगर अधिक लाभान्वित करना है तो इसके जो बीमारी से बचाव की जो पहलू है उसको भी हमें देखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान जो बीमारी के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, उनके जो सूकर फार्म में बीमारी के कारण बहुत अधिक मृत्यु दर काफ़ी सूकरों में बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके व्यवसाय में जितना फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो अगर हम कुछ जो सूकरों में होने वाले जो प्रमुख बीमारियां हैं उन सबों पर भी अगर हम ध्यान दें तो सूकर व्यवसाय में होने वाले बीमारी से होने वाली जो घाटा है उसको हम आसानी से पाट सकते हैं। जैसे कि सूकरों में जो सामान्य बीमारियां हैं, अगर आप शुरू समय से लें, जैसे बच्चा जन्म लेता है, मतलब पिगलेट से अगर बात करते हैं, तो वहाँ से अंतिम स्थिति जब अधिक उम्र के सूकर होते हैं वहाँ तक में कुछ जो कॉमन बीमारियां हैं, जो सामान्य बीमारियां हैं, वो इस प्रकार हैं। जैसे शुरुआती समय में जैसे ही बच्चा जन्म लेने के 1 हफ्ते तक में पतला पैखाना की बीमारियाँ बहुत आम होती हैं। इसमें कई तरह के, जैसे वायरल हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, या आपके मैनेजमेंटल प्रॉब्लम्स के कारण हो सकते हैं। तो कई कारण हो सकता है जिसके कारण कि ये पतला पैखाना या जो पतला दस्त है, ये छोटे सूकरे इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद जैसे ही उससे आगे के स्टेज आते हैं, वहाँ पर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है पिगलेट एनीमिया की। एनीमिया मतलब जिसमें हमको खून की कमी होने वाली जो बीमारी है, ये अक्सर पाया जाता है उस स्थिति में। उसके बाद धीरे धीरे उनसे ऊपर स्टेज में आते हैं तो वहाँ पर निमोनिया से बचाव के लिए हमको जो ज़रूरी कदम है ये उठाना पड़ता है। हालांकि निमोनिया मौसम के आधारित काफ़ी ये डिपेंड करता है कि मौसम किस तरह से चेंजेज हो रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन है या टेम्परेचर या जो आसपास के जो इन्वायरमेंट है, इसके वेरिएशन के अनुसार ये काफ़ी डिपेंड करता है। इसके बाद आता है जो बहुत ही ड्रेडेड, एक भयानक डिजीज जिसमें बहुत अधिक सूकरों की मौत होती है, जिसको पहले ये सूकरों का प्लेग के नाम से भी जाना जाता था, जो स्वाइन फीवर है। ये स्वाइन फीवर सूकरों के लिए, एक सूकर व्यवसाय के लिए कहें तो एक प्रकार का अभिशाप है। अभी तक जितने मृत्यु दर इसमें पाई जाती है सूकरों में, और कोई दूसरे बीमारी के कारण इतनी मृत्यु दर नहीं होती है। इसके अलावे भी देखें तो कभी कभी हमारे जो सूकर आजकल विशेष करके जो संकर नस्ल की सूकरें हैं, उसमें एफएमडी का जो खुरा चपका की बीमारी है, ये भी बहुत आम हो गई है। तो इससे भी तो किसान भाई, ये सभी हमारे जो कि सूकरों में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे बीमारियां हैं, जो हम सामान्य बीमारियां कह सकते हैं, इन सबों पे थोड़ा थोड़ा अगर हम ध्यान दें तो काफ़ी इससे इससे बचा जा सकता है और हमारे जो व्यवसाय में जो घाटा होने की संभावना रहती है उसको हम कम कर सकते हैं। तो जैसे शुरुआत में हम बात किए पतला दस्त की, तो वहाँ पर आप ज़रूर देखें ऐसे अधिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब अगर हम रख रखाव पर ध्यान नहीं देते हैं, जहाँ पे सूअर रखे हुए उस बाड़े को अगर प्रॉपर्ली साफ़ सुथरा नहीं कर रहे हैं, किसी डिसइंफेक्टेंट के द्वारा नहीं धो रहे हैं, हवादार नहीं है, वहाँ पर जो पैखाना वगैरह है उनको हम नियमित रूप से साफ़ नहीं कर रहे हैं, किसी को अगर क्रीप राशन, कोई किसान भाई क्रीप राशन भी देते हैं, अगर क्रीप राशन की मात्रा को भी आप अगर कंट्रोल नहीं किए हुए हैं, किसी मात्रा निर्धारण नहीं किए हैं, तो उस स्थिति में भी पतला पैखाना हो सकता है। तो यहाँ पर आप कोई भी पतला पैखाना के जो दवा होते हैं उन सबों का पशु चिकित्सक की सलाह से अगर उचित समय पर शुरू करें तो उसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी बात आती है जहाँ पे जैसे सूकरों की संख्या, बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और माँ सभी को प्रॉपर्ली दूध नहीं पिला पाती हैं, और हम अगर
अगर वहाँ पे जो संतुलित आहार है उसको भी अगर नहीं दें तो मिनरल की, विशेष करके आयरन मिनरल की कमी होने लगती है, और उस आयरन मिनरल की कमी होने के कारण उसमें से एनीमिया यानी खून की कमी धीरे धीरे होने लगती है, और उसको हम लोग पिगलेट एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो इसको भी बहुत छोटे छोटे जो हमारे मैनेजमेंट प्रबंधन है उन सबों से हम ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर किसान भाई पूरी तरह से पक्का में अगर अपने सुकरों को रख रहे हैं बच्चों को, तो उसको थोड़ा समय के लिए जो बाहर कच्चे जगह है जहाँ पे घास वगैरह थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह है उन सबों में चरने के लिए भेज सकते हैं। वहाँ पर अगर सुकर अपने थोतने जैसे कोड़ने की उनकी एक आदत होती है तो वो कोड़ते हैं, उस समय मिट्टी से या जो हर्ब्स होते हैं उन सबों से कुछ आयरन के कण पहुंच जाते हैं और उससे उनके शरीर की आपूर्ति होने लगती है। तो जो किसान भाई ये नहीं कर रहे हैं, जो पूरे तरह से पक्का में रखते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, वे जैसे इम्फेरॉन का इंजेक्शन हो गया या फेरिटास की इंजेक्शन हो गया, ये शुरुआती समय में 1 से 2 ml अगर दें हम प्रति पिगलेट्स को, प्रति सुअर को, तो इसकी भी हम निदान कर सकते हैं। और कितनी देना है कब कब निर्धारित करने के लिए आप किसी पशु चिकित्सक का फिर से सलाह ले सकते हैं। तो ये जो जी जैसे जब गर्भवती शिशु गर्भवती सुकरियों का पोषण भी बहुत ही ज़रूरी होता है, उस समय आपको संतुलित आहार देना बहुत ही अति आवश्यक होता है। अगर वहाँ पे आप संतुलित आहार निर्धारित मात्रा में नहीं देते हैं तो जो गर्भ में पल रहे बच्चों की जो शरीर वजन है वो कम हो जाता है, और ये सभी जो बीमारियों की बात कर रहे थे काफ़ी शुरुआत से किसान भाइयों को इसकी सामना करनी पड़ती है। तो किसान भाइयों ये तो छोटे समय की बात हुई। तो अगर 3 महीने के बाद की सुकरों की बात करें हम यहाँ पे, तो वहीं से स्वाइन फीवर की संभावना शुरू होती है, जिसको हम अभी सुकरों की जो प्लेग की बात कर रहे थे, जो सबसे ज़्यादा बीमारी मतलब जो मृत्यु दर देने वाली जो बीमारी होती है उसकी बात कर रहे थे। तो ये आप किसान भाई ये जानना चाहिए आप सब लोगों को कि ये जो बीमारी है सभी उम्र के सुकरों को होता है तथा सभी नस्लों के सुकरों को इससे प्रभावित होने की संभावना रहती है। पर क्या होता है कि जो संकर नस्ल के सुकरे होते हैं वे इससे अधिक संभावना, जो ये संक्रमण की संभावना होती है उनमें ये अधिक होता है। जैसे देसी नस्ल अगर हम कंपैरेटिव बात करें तो एक तरफ देसी नस्ल की सुकरे हैं, दूसरी तरफ ये लैंडशायर, यॉर्कशायर या रशियन चरमुखा इस तरह के सुकरे हैं। तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी वाले जो नस्ल वाले जो हैं उन सबों को इसकी संभावना अधिक होती है। हालांकि ये सालों भर होता है और सभी एज ग्रुप के होते हैं। इससे जो लक्षण होते हैं ये शुरुआती समय में सुकरों में काफ़ी तेज़ बुखार रहता है। बुखार के कारण आप जानते होंगे कि सुकर काफ़ी सुस्त हो जाएंगे, एक जगह जमा हो जाएंगे, झुंड में रहना पसंद करेंगे, शरीर में कपकपी होने लगती है, उनकी जो रोएं हैं वो खड़े दिखाई पड़ने लगेंगे। कभी कभी होता है कि उनके जो चमड़े में एक रिंकल टाइप, एक झुर्री टाइप का दिखाई पड़ता है। और लास्ट जो हम बात करें इस रोग को पहचानने का जो सबसे खास लक्षण रहता है वो क्या रहता है कि उसके जो चमड़े के ऊपरी भागों में कहीं कहीं आप लाल धब्बे देखेंगे, जो इंटरनल हेमरेज के कारण होता है। खून के धब्बे जो सफ़ेद रंग के सुअर होते हैं उन सबों में तो बहुत आसानी से दिखाई पड़ता है, पर जो काले रंग के सुअर होते हैं जैसे झारसुक हो गए या फिर हमारे जो देसी सुकरे हैं उन सबों में पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप पेट के हिस्से में देखेंगे तो ये छोटे छोटे धब्बे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह के धब्बे अगर दिखाई पड़ रहे हैं तो किसान भाई निश्चित तौर पर आप जानें कि ये जो सुकर है, आपका जो सुकर का झुंड है, ये स्वाइन फीवर से कहीं ना कहीं संक्रमित हो रहा है। और उसके बचाव के लिए जितनी जल्दी हो सके आप पशु चिकित्सकों से सलाह करके दवा चलाएं, अन्यथा आपके फार्म में मोर्टेलिटी बहुत अधिक होने की संभावना रहती है। आप हमारे कार्यक्रम में बने रहिए आगे भी, और डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तो किसान भाइयों अब वक्त हो गया है कि आपसे विदा लें, लेकिन इस अनुरोध के साथ कि अगर आपको हमसे कुछ कहना है तो हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।